बेटा इस चैप्टर का आज हम आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हेपेटाइटिस है। तो वर्ड हेपेटाइटिस की जो मीनिंग है आपके बायोलॉजी में या मेडिकल की फील्ड में जिस टर्म के पीछे ITIS लगा हुआ होता है, ITIS, तो ऐसे टर्म्स जो हैं वो इन्फ्लामेशन को जाहिर करते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई भी हमारी बॉडी जब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करती है तो उस इन्फ्लामेशन को जाहिर करने के लिए उस ख़ास आर्गन के पीछे ITIS लगा हुआ होता है, जिससे ये पता लगता है कि ये उस आर्गन का या उस टिश्यू की इन्फ्लामेशन है। तो अब जैसा कि हेपाटाइटिस, तो ये जो लफ्ज हेपा है ये रेफर कर रहा है लिवर को, एंड ITIS जो है वो रेफर कर रही है किसको? इन्फ्लामेशन को। सो वेरी सिंपल, हेपाटाइटिस को हम शॉर्ट में यूं डिफाइन करेंगे कि हेपाटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। इट मे बी ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, किसी और टॉक्सिक एजेंट्स की वजह से भी हो सकती है, या ड्रग्स की वजह से भी हो सकती है, या किसी भी और पैथोजन की वजह से भी हो सकती है। बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द वायरल हेपेटाइटिस। यहाँ जिन हेपेटाइटिस की हम बात कर रहे हैं वो वायरल हेपेटाइटिस है। It is characterized by jaundice, abdominal pain, liver enlargement, fatigue and fever. वायरल हेपेटाइटिस में जो सिम्टम्स होते हैं, जनरल सिम्टम्स, वो ये हैं कि पर्सन को हेपेटाइटिस के बाद फीवर आता है, जॉन्डाइस होती है। जॉन्डाइस का मतलब है कि ये वो कंडीशन है जब हमारी बॉडी में जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो ज़्यादा अक्यूमुलेट होने लगते हैं और रिजल्टिंग जो हमारी स्किन का कलर है वो येलोइश हो जाता है, या हमारी आईज जो है वो येलोइश देखना शुरू होती हैं। तो इस कंडीशन को आप जॉन्डाइस कहते हो। एब्डोमिनल पेन, लिवर इनलार्जमेंट और लिवर श्रिंकेज भी होती है समटाइम्स। फटीग, पर्सन हर वक्त जो है वो थकावट फील करता है, और फीवर, और उसके अलावा बुखार भी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, अमंग देम हेपेटाइटिस के वैसे तो काफ़ी सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमारे कोर्स के हिसाब से हमें 3 टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करने होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। अदरवाइज हेपेटाइटिस के काफ़ी सारे टाइप्स हैं, उनमें हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस एच वगैरह भी हैं। तो हमारे कोर्स में 3 हेपेटाइटिस का जिक्र है जिनको हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द हेपेटाइटिस ए, फॉर्मली कॉल्ड इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस। पहले इसको इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस भी कहा जाता था। ट्रांसमिटेड बाय कांटेक्ट विद फीसिस फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। यानी अगर किसी पर्सन को पहले से हेपेटाइटिस ए है, उस पर्सन के फीसिस के साथ, यानी उसकी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड निकलता है उसके साथ किसी भी तरह किसी दूसरे पर्सन का जो है वो कांटेक्ट बनता है, यानी वो फीसिस किसी पानी में गए, वो पानी किसी ने इस्तेमाल किया, इस तरह से जो है हेपेटाइटिस ए जो है वो दूसरे पर्सन की तरफ ट्रांसफर हो सकती है। कॉमनली एवरीवन गेट्स फुल रिकवरी फ्रॉम हेपेटाइटिस ए। हमारी बॉडी हेपेटाइटिस ए वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी जनरेट कर लेती है, और अक्सर औकात सारे के सारे पेशेंट्स जो हैं हेपेटाइटिस के खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक्यूट लिवर फेलियर, कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें यह डिजीज जो है वो अचानक जाहिर होती है, और 5 to 10% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लिवर जो है वो फेल हो जाता है। और इस टाइप के पेशेंट्स जो हैं वो अक्सर बड़ी उम्र के होते हैं। ये यंगस्टर्स और बच्चों में इस तरह का जो डिसऑर्डर है वो कम ही देखने को मिलता है। सो 5 to 10% में एक्यूट लिवर फेलियर होता है, लेकिन वो भी एल्डर्स जो पर्सन है उनमें।
Hepatitis A vaccine is available but no any proper treatment. हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन तो अवेलेबल है लेकिन इसका कोई भी खास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, और बॉडी हमारी खुद ब खुद इसके खिलाफ इम्यूनिटी जनरेट कर लेती है। पुअर हैंड वॉश यानी प्रॉपर तरीके से हाथों को ना धोना खाना वगैरह खाने से पहले, प्रॉपरली अनकुक्ड फूड यानी जो पार्शली कुक्ड फूड होता है, ठीक तरीके से पका हुआ फूड ना हो, तो जाहिर सी बात है ये फूड जो है वो हमारा मुख्तलिफ जगहों से होकर आता है, फिशेस हो गई या उसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह हो गई, वो में भी किसी ऐसे पानी से कांटेक्ट में आई हैं जो कि पानी हेपेटाइटिस ए के पेशेंट के फीसेस रखता हो, तो वहाँ से ये इन्फेक्शन जो है हमारी बॉडी में आ सकता है। तो इसका जो रूट है वो फीकल ओरल रूट कहलाएगा, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपने फीसेस में हेपेटाइटिस ए रिलीज करेगा, दूसरा पर्सन अपनी बॉडी में उसको ओरल कैविटी से यानी माउथ के जरिए से उसको दाखिल करवाता है। तकरीबन इस वायरस के 7500 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए बना हुआ होता है, ये आरएनए है। पॉजिटिव सेंस आरएनए है ये, पॉजिटिव सेंस आरएनए। इंक्यूबेशन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली 28 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं? यानी किसी पर्सन में वायरस गया और वायरस के जाने के बाद बीमारी के सिम्टम्स जाहिर होने तक जो टाइम लगेगा, इस टाइम को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, यानी एक्सपोजर टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन अप टू the initial occurrence of these symptoms, और किसी भी पर्सन में ऐसा टाइम जिस टाइम से वायरस उसकी बॉडी में गया और वायरस के जाने के बाद जब उस बीमारी के सिम्टम्स जाहिर हुए, तो जो टाइम पीरियड लगता है इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। सो टाइम फ्रॉम द एंट्री ऑफ वायरस इनटू द बॉडी अप टू द आउटब्रेक ऑफ सिम्टम्स, जब तक सिम्टम्स जाहिर ना हो, ये जो टाइम पीरियड है ये कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो हेपेटाइटिस ए का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो अप्रोक्सीमेटली यानी एवरेज जिसको हम कहें वो 28 डेज हैं, रेंज के हिसाब से ये 15 से 50 दिन का टाइम लेता है। ये वायरस जो है एक ऐसा वायरस है जो कि नॉन इनवेलप्ड वायरस है। हमारी बुक में इसको इनवेलप्ड वायरस लिखा गया है, लेकिन ये इनवेलप्ड वायरस नहीं है, ये नॉन इनवेलप्ड वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड और पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस है। तो इसका एक आरएनए है ये, और इसके पास ये और क्या है अपना कैप्सिड होता है, 27 नैनोमीटर इसकी साइज है या डायामीटर होता है, और ये स्फेरिकल इन शेप है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास हेपेटाइटिस बी, कॉल्ड एज सीरम हेपेटाइटिस। प्रीवियसली इसको हम सीरम हेपेटाइटिस कहते थे बिकॉज के ये वायरस ऐसा है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ ब्लड की प्रोडक्ट के जरिए से जो है ट्रांसफर होता है, तो इसलिए इसको हम सीरम हेपेटाइटिस का नाम भी देते हैं। सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ दी हेपेटाइटिस, ये हेपेटाइटिस का दूसरा बड़ा फॉर्म है। हेपेटाइटिस बी वायरस इज अ डीएनए वायरस, याद रखना है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो डीएनए वायरस है, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए का बना हुआ है, बट नॉट कंप्लीटली डबल स्ट्रैंडेड, यानी इसके पास जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है, एक स्ट्रैंड इसकी कंप्लीट है और दूसरी स्ट्रैंड इसकी आधी होती है। यहाँ पर देखें ये स्ट्रैंड इसकी मौजूद नहीं है। सो डीएनए इज पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड, not fully double stranded. The genome is 3020 to 3320 nucleotides long. अब ये भी थोड़ी सी जो है वो यूँ समझें कि कंट्रोवर्शियल बात है कि हमारे बुक में इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स लिखे गए हैं वो 359 न्यूक्लियोटाइड लिखे गए हैं, हालांकि जो दूसरे बुक्स बता रहे हैं या मुख्तलिफ रिसोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इसका जो
न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 3020 से लेकर 320 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये किसके, जो इसकी कंप्लीट स्ट्रैंड है, और जो इसकी स्ट्रैंड आधी होती है उसमें 1700 से 2800 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो फुल स्ट्रैंड जो है, फुल लेंथ वाली स्ट्रैंड, उसमें 3020 से लेकर 3320 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, और जो छोटी स्ट्रैंड है इसकी आधी, उसमें 1700 से 2800 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये बीमारी या ये वायरस जो है आपको एशिया में, चाइना में, फिलीपींस में, अफ्रीका में एंड मिडिल ईस्ट में आम जाम मिलता है। इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज एवरेज 75 डेज। रेंज जो है इसकी वो 30 डेज से लेकर 180 डेज है। पीपल में रिमेन सिम्पटमलेस कैरियर ऑफ द वायरस, यानी समटाइम्स यूं भी होता है कि हेपेटाइटिस बी का वायरस पर्सन के लिवर में मौजूद है, लेकिन उसका सिम्टम जो है वो कोई भी मौजूद नहीं है, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 180 डेज तक भी है। तो ये जो है 6 माह तक आपकी बॉडी में बगैर सिम्टम जाहिर किए ये वायरस हमारी बॉडी में रह भी सकता है। तो ऐसे पर्सन से ये वायरस दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जिस पर्सन में मौजूद है उसमें कोई भी ये बीमारी वगैरह काज नहीं करवाता। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन अवेलेबल है, बी की भी वैक्सीन अवेलेबल है, तो हमें वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। और प्रॉपर मेजर्स, जो जो चीज़ें वायरस को फैलने में मददगार होती हैं, जिनकी वजह से वायरस फैलता है, वो सारे मेजर्स हम अपनाएं कि ये वायरस ना फैले। यानी अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज करवानी है तो पहले ब्लड की स्क्रीनिंग हो, सिरिंजेस इस्तेमाल ना करें, और जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट ना रखा जाए। बिफोर द मैरिजेस टेस्ट होने चाहिए कि कोई एड्स का या हेपेटाइटिस का पेशेंट तो नहीं है उसका लाइफ पार्टनर। तो इस तरह से हम अपने आप को इन डिजीजेस से जो है वो बचा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिटेड बाय द एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ये बॉडी फ्लूइड की एक्सचेंज से जो है वो फैलता है। तो कौन कौन सी है वो बॉडी फ्लूइड्स? ब्लड हो गई, ब्लड का सीरम हो गया, ब्रेस्ट मिल्क यानी माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है तो उससे भी हो सकता है, सिलाइवा से हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, मेल होमोसेक्सुअल जो हैं उनमें भी ये अक्सर जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। कैन बी ट्रांसमिटेड टू द चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के दौरान माँ से बच्चे की तरफ जा सकता है वेजाइनल फ्लूइड के जरिए से, ठीक है ना। याद रखना है कि हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके नहीं जा सकता, लेकिन ड्यूरिंग बर्थ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वेजाइनल फ्लूइड्स वगैरह से बच्चे के साथ जब वो कांटेक्ट में आएंगी तो वहां से ये ट्रांसफर हो सकता है। सिम्टम्स क्या है इसका? फटीग हो गया, अपना लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का ना लगना, और जॉन्डिस। infected person can recover completely and become immune to the virus। एक मर्तबा किसी पर्सन को हेपेटाइटिस हो गया बी और वो ठीक हो गया, तो अब ये उस वायरस के खिलाफ इम्यून हो गया, यानी उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, और दोबारा कम ही चांसेस हैं कि दोबारा उसको हेपेटाइटिस बी जो है वो हो। पीपल विद क्रोनिक इन्फेक्शन, अगर किसी के पास क्रोनिक इन्फेक्शन है यानी लॉन्ग लास्टिंग है, वो काफ़ी अरसे तक जाहिर नहीं हुआ, आर एट द रिस्क ऑफ लिवर डैमेज, उनके यहाँ चांसेस हैं कि उनका लिवर जो है वो डैमेज हो सकता है। हेपेटाइटिस बी कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर हाइजीनिक मेजर्स, हेपेटाइटिस बी को हम फैलाव को रोक सकते हैं प्रॉपर हाइजीनिक मेजर्स। जो चीज़ें इसको फैलाने के लिए टेक पार्ट करती हैं वो चीज़ें ना अपनाएं, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा, सेक्सुअल कांटेक्ट और होमोसेक्सुअलिटी वगैरह, इन चीज़ों को जब अवॉइड करेंगे, या प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज की जाए, ब्रेस्ट मिल्क तब दिया जाए जब ये कंफर्म हो कि माँ को हेपेटाइटिस नहीं है, और सलाइवा के ज़रिए से ये ट्रांसफ़र हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ये चीज़ें ना करवाई जाए। विथ रूटीन वैक्सीनेशन, और प्रॉपर इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, वो वक्तन फवक्तन करवानी चाहिए, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं।
तो स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड हो गई, स्क्रीनिंग ऑफ आर्गन हो गया या टिश्यू हो गया, जब भी कोई डोनेट कर रहे हो तो पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाए, तो ये वायरस जो है वो ना फैलेगा अपने दूसरे पर्सन की तरफ। देन है हमारे पास हेपेटाइटिस सी, फॉर्मरली कॉल्ड नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सी को पहले नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस कहा जाता था, यानी ना ए वायरस से होती है ना बी वायरस से होती है, कोई और वायरस है जिससे ये होती है, तो अब हमने उसका नाम रख लिया है हेपेटाइटिस सी। कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड कांटेक्ट, ये भी ब्लड कांटेक्ट से ट्रांसफर होती है, सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसफर होती है, फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी ये वाहिद वायरस है जो प्लेसेंटा के जरिए से माँ से बच्चे की तरफ ट्रांसफर हो सकता है। तो ये आपका सवाल है, विच वन हेपेटाइटिस कैन ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू द बेबी थ्रू प्लेसेंटा, वो हेपेटाइटिस सी है। सिरिंजेस हो गई, पुअरली स्टरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, ये इसको ट्रांसफर करने के भी है। नो वैक्सीन इज अवेलेबल, हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हाँ, एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं, जिन जो अगर पेशेंट्स को दी जाती हैं तो उनके जरिए से उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 वीक्स टू 6 मंथ, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 हफ्तों से 6 महीने तक है। माइल्ड आर नो सिम्टम्स, समटाइम्स तो यूं होता है कि पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं है या बिल्कुल ही कम सिम्टम्स हैं। अब जब सिम्टम्स जाहिर होते हैं तो वो फीवर हो गया, डार्क यूरिन हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, येलो टाइंड स्किन, यानी स्किन पर येलोइश कलर जो है वो अपीयरेंस होती है। 95% पेशेंट्स रिकवर बाय यूज ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स, 95% हेपेटाइटिस सी के ऐसे हैं जो कि एंटीवायरल ड्रग्स के इस्तेमाल से ठीक हो जाते हैं। यानी आप कह सकते हो कि हेपेटाइटिस सी का एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं, अगर वो मीन टाइम में जब वायरस जो है वो इतना लिवर को ख़त्म ना कर चुका हो, इस्तेमाल किया जाए, अर्ली रिकॉग्नाइज किया जाए, तो तब ये ट्रीटमेंट जो है वो काबिले हमारे पास इस्तेमाल हो सकता है या इसका रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन लिवर डैमेज हो चुका है, सायरोसिस हो चुकी है, लिवर कैंसर हो चुका है, तो फिर इसका एक ही इलाज है, वो है लिवर ट्रांसप्लांटेशन, अदरवाइज कोई और इलाज इसका अवेलेबल नहीं है। सो द पेशेंट्स हु हैव डेवलप्ड लिवर साइरोसिस कहते हैं, यानी लिवर के ऊपर जख्म आकर उसमें स्कार्स आ जाए, लिवर हार्ड हो जाता है और वो जो है ना उसकी जो फंक्शंस हैं वो उसके लॉस हो जाते हैं या फिर लिवर में कैंसर आ जाते हैं, तो इस वजह से लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही वाहिद हल है। तो मोस्टली जो डेंजरस हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस सी को कंसीडर किया जाता है। तो हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है, अगेन वो सिंगल स्ट्रैंडेड इनवेलप्ड आरएनए वायरस है, और इसमें भी एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। ये प्लस स्ट्रैंडेड या पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस है और इनवेलप्ड है, ये याद रखना है आपको। ठीक बेटा, तो हेपेटाइटिस ए वायरस इनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, हेपेटाइटिस बी डीएनए पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड वायरस, एंड इट आल्सो शोज, जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है वो अपनी रिप्लिकेशन के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी करता है, तो ये भी याद रखना है आपको कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी इसमें होती है अपना डीएनए वायरस में, कौन से में, हेपेटाइटिस बी में। और हेपेटाइटिस सी जो है वो इनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। एक और हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा हेपेटाइटिस डी को, डेल्टा हेपेटाइटिस कहा जाता है इसको। इसके ट्रांसमिशन के जो वेज हैं वो वही हैं जो हेपेटाइटिस बी के हैं, यानी सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई, ठीक है ना, सिरिंजेस हो गई, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, तो इस तरह से ये हेपेटाइटिस बी का वायरस भी जो है वो ट्रांसफर होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि हेपेटाइटिस डी तब तक किसी भी अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता जब तक उस पेशेंट में पहले से हेपेटाइटिस बी का वायरस ना हो। सो हेपेटाइटिस डी के वायरस को हेपेटाइटिस बी वायरस की जरूरत होती है रिप्लिकेशन के लिए, ये उसके बगैर रिप्लिकेट नहीं कर सकता। तो अगर आप अपने आप को हेपेटाइटिस बी से बचा लेते हैं तो आप खुद ब खुद हेपेटाइटिस डी से बचे हुए हैं।
ठीक है ना। सो हेपाटाइटिस डी से बचना, ये हेपाटाइटिस बी से बचना है, तो हेपाटाइटिस डी से हम खुद ब खुद बच जाएंगे। अगर ये दोनों वायरस साथ में मौजूद हैं तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसको हम को इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, या बी के बाद डी आता है तो ये कहलाएगा सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन हम किस चीज को कहते हैं, यानी एक पर्सन को पहले से एक वायरस मौजूद है बॉडी में, लेट सपोज कि हेपाटाइटिस बी मौजूद है, ऊपर से डी भी आ गया, तो ये जो वायरस बाद में आ गया ये दूसरा इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के ऊपर इन्फेक्शन ये सुपर इन्फेक्शन है। और को इन्फेक्शन यानी दो वायरस साथ में हमारे बॉडी को इन्वेड कर रहे हैं तो को इन्फेक्शन कहलाएगा। सो हेपाटाइटिस डी जो है वो सुपर इन्फेक्शन के तौर पर या को इन्फेक्शन के तौर पर हमारी बॉडी में मौजूद होता है बी वायरस के साथ, बिकॉज इट कैन नॉट रिप्लिकेट विदाउट द बी वायरस। सो बी वायरस इज हेल्पफुल फॉर द hepatitis D. Transmission ways are same as hepatitis B virus. Symptoms include yellowing of the skin, eyes, which is called jaundice, joint pain, abdominal pain, vomiting, loss of appetite, dark urine, fatigue, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। इट इज इन आरएनए वायरस, याद रखना है कि हेपाटाइटिस डी है वो आरएनए वायरस है। इट कैन रिप्लिकेट विद द हेल्प ऑफ हेपाटाइटिस बी वायरस ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ हेपाटाइटिस बी वायरस के जरिए से रिप्लिकेट करता है, बाकी ये अलग से रिप्लिकेट नहीं करता। यूं हमारा ये हेपाटाइटिस का टॉपिक जो है वो पूरा हुआ।